साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम खेती बाड़ी संबंधित नई नई जानकारी आपके समक्ष लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम में हमारे समक्ष होते हैं विशेषज्ञ। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आए हैं ग्राम हीरापुर, तहसील सीहोर, जिला सीहोर, जहां हमारे साथ है जिला सीहोर के उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक उद्यान राजकुमार सगर जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि युवा डेयरी प्रोसेसिंग क्षेत्र में किस तरीके से अपना भविष्य आजमाएं और किस तरीके से आगे बढ़ें। नमस्कार साथियों। डेयरी प्रोसेसिंग के साथ ही उद्यानिकी विभाग मैं बताना चाहता हूँ, उद्यानिकी विभाग प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नया काम कर रहा है। इसमें मुख्यतः प्रोसेसिंग ही मेन है। इसमें चाहे आपका फल, सब्जी, मसाले, दलहन, तिलहन और आपका डेयरी या कोई भी खाद्य सामग्री जिसकी प्रोसेसिंग खाने की योग्य बनाने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है, वो सभी इसमें शामिल हैं। सर, जैसे हम विशेषकर जानना चाहेंगे कि जैसे दूध के क्षेत्र में प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो हमारे युवा चीज़ों को चुनकर आगे बढ़ सकें, थोड़ा सा विस्तार में प्रोडक्ट वाइज। हाँ जी। तो इसमें जैसे आपने पूछा, दूध डेयरी तो है ही, दूध है, दूध के कई प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ। तो दूध प्रोसेसिंग है। इसके बाद आपका अनाज है, जैसे गेहूं का प्रोसेसिंग है जी। इसमें फ्लोर मिल है। उसके ब्रेड बनाते हैं, तो ब्रेड बिस्कुट बनाते हैं। उसके बाद आपका तिलहन का है, तो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, मूंगफली का तेल है, आपका नारियल तेल है, इस तरह का हो गया। फिर उसके बाद आपका मसाले हैं जी। मसाले रॉ फील्ड में बेचते हैं तो सस्ते बिकते हैं, उनको सुखा के उनकी प्रोसेसिंग करके उनको पैकिंग करके वो प्रोसेसिंग करके बेच सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें फीड बनाना, जैसे आपका डेयरी फीड हो गया जी, पशुओं के लिए डेयरी फीड हो गया, कुक्कुट फीड हो गया, जानवर जो आपके मुर्गियों के लिए फीड हो गया, वो भी इसमें शामिल है। यानी जानवरों का जो फीड है वो भी है, और आपका जो खाद्य सामग्री, कोई भी खाद्य सामग्री जो खाने योग्य है, वो इसमें सारी इसमें कमोडिटी शामिल है इसमें। बिल्कुल साथियों, आपने जाना कि आज कृषि व कृषि क्षेत्र से जुड़े और भी चीज़ें, कई युवाओं को ये लगता है कि हम सिर्फ दूध पे ही काम करें या कच्ची घानी के तेल पे ही काम करें। अगर आप उद्यानिकी विभाग के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे तो आपके पास सैकड़ों तरीके की चीज़ें हैं। आज भारत देश जो कई बार अपनी आबादी को दूध सर्व नहीं कर पाता है, आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। मसाला निर्यात में पूरी दुनिया में भारत का नंबर 1 स्थान है। तो कोई भी उत्पाद को आप चुनकर इन क्षेत्रों में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। सर, हम इसको चरणबद्ध तरीके से जानेंगे कि कोई युवा अगर एक प्रोडक्ट चुनता है, जैसे मान लो उसने डेयरी प्रोडक्ट का ही चाहा, तो वो किस तरीके से आपके विभाग की वेबसाइट पे अप्लाई करे और किस तरीके से वो प्रोजेक्ट बनवाएं, इसके बारे में थोड़ी सी आप स्टेप बाय स्टेप जानकारी दीजिए हमें। उद्यानिकी विभाग फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जी कार्य कर रहा है। इसमें मुख्य एक योजना है जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। इसमें सभी तरह के फूड प्रोसेसिंग के काम किए जाते हैं। इसमें डेयरी भी एक सेक्टर है और आपका दूसरे जो हमने अभी बताए वो भी हैं। इसमें पूरे इंडिया में चालू है, अपने प्रदेश में भी ये चालू है, और अपने ज़िले में भी जिला लेवल पर 30 लाख रुपए तक का आप इसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और 35% इसमें अनुदान रहता है। संबंधित व्यक्ति को जो इसमें उद्यम लगाना चाहता है, उद्योग धंधा चालू करना चाहता है, वो छोटे से छोटा और अधिकतम 30 लाख रुपए तक का
वो उद्योग मशीनरी लगा अच्छा सकता सर, है। जैसे आपने हमें जानकारी दी कि इतने बजट का आप जिले में अप्लाई करेंगे और अगर इससे बड़ा प्लांट होगा तो आप उसको डायरेक्टरेट से प्रदेश अप्लाई लेवल पे करेंगे, जाएगा। प्रदेश लेवल पे। Yes। सर, इसमें डीआरपी का रोल क्या रहता है या प्रोजेक्ट बनाने में किस तरीके से हेल्प करता है? जैसे किसी नए युवा को पता ही नहीं है कि हम प्रोजेक्ट में क्या क्या कंटेंट शामिल करें, तो इसके लिए कोई विशेष सुविधा है? ये इस स्कीम की बहुत अच्छी विशेषता कहें, खूबी कहें कि अभी तक क्या होता है, कोई आदमी अगर कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए पहले बैंक पे जाता है जी, और एक अपने सीए से रिपोर्ट बनवाता है, बिल्कुल। जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। हाँ, वो किसी सीए से बनवाएगा, उसकी फीस देगा और प्रोजेक्ट वो जाके बैंक में प्रस्तुत करेगा और बैंक उसको लोन देने के लिए डिनाई कर देती है या मना कर देती है। जी, तो उसका जो पहले का प्रारंभिक खर्चा होता है वो हो गया होता है। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत जो डीआरपी शब्द है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रहेगा, जी, 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 वो पूरा सीए का रोल अदा करेगा और एंड टू एंड बैकवर्ड से लेकर फॉरवर्ड तक आपको आवेदन करवाने से लेकर आपको मशीनरी चयन में, मशीनरी स्थापना में और विभिन्न तरह के सर्टिफिकेशन में आपकी मदद करेगा और इसको पेमेंट भारत सरकार करेगी। ये डीआरपी का रोल है, तो आवेदन से लेके और आपकी मशीनरी स्थापना तक का। साथियों, आपने जाना कि आज अगर युवा सिर्फ चीज़ें चुन लें कि हमें करना क्या है, तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के रिसोर्स पर्सन का यूज़ कर आपको प्रोजेक्ट बनवाने में और प्रोजेक्ट को अप्लाई करने में और किस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाएं, इसकी तमाम जानकारियां विभाग में उपलब्ध है। आपको सिर्फ विभाग के संपर्क में रहना है और किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को चुनकर आगे बढ़ें। साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो आइए हम जानते हैं सर से आगे की जानकारी। सर, जैसे किसी किसान ने या युवा ने प्रोडक्ट चुन लिया तो उसकी ब्रांडिंग को लेकर किस तरीके से विभाग सहयोग करता है? इस प्रोजेक्ट में मेन उद्देश्य यही है कि हम उसको जो आपका बेरोजगार युवा है जी, और वो छोटे से लेके 30 लाख तक का अपना उद्योग लगाए और लगाने के साथ में उसकी ब्रांडिंग करे, FSCCI का रजिस्ट्रेशन ले, उसका क्वालिटी मेंटेन हो, सारे सर्टिफिकेशन हो और उसको वो मार्केटिंग कर सके। जब तक उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी, उसका कोई ब्रांड नहीं होगा, छोटे से छोटी चीज़ की ब्रांडिंग है तो वो आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट होने के बाद दोबारा भी आपके पास आएगा और दूसरे से बता सकेगा कि फला ब्रांड की चीज़ अच्छी है। तो हमारे लोकल के और छोटे जगह के उद्यमी हैं, वो बड़ी जगह पे अपना नाम ले सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें FSCCI का रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह सब कंपलसरी है और हम इसमें ब्रांडिंग विभाग और इस योजना के अंतर्गत करवाते हैं, जिससे उसका एक नाम और प्रचारित होता है। साथियों, आपने जाना कोई भी व्यापार आप करते हैं, कोई भी उद्योग करते हैं तो उसके लिए ब्रांडिंग बहुत अहम है। यानी सर ने हमें बताया कि दस्तावेज के स्तर पे हमें सुदृढ़ रहना है, जैसे फूड लाइसेंस बनवाना है, गुमास्ता बनवाना है, बैंक संबंधित सारे कागज, क्वालिटी मेंटेन किस तरीके से करना है। अगर हम कोई छोटे कारखाने में किसी चीज़ की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो एक छोटी लैब बनानी ज़रूरी है ताकि हम इसकी सेल्फ लाइफ के बारे में जान सकें कि यह उत्पाद मार्केट में कितने दिन तक चलेगा। क्योंकि आज जो हमारा उपभोक्ता है वो भी इतना जागरूक है कि वो बहुत चीज़ें देखता है, सामान नहीं खरीदता, पैकेजिंग वाला खरीदता है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, तमाम चीज़ों का ध्यान रखता है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हम पैकेजिंग को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने उत्पाद को क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में, और आज तो देश हमारा निर्यात करने की स्थिति में है क्योंकि दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। तो आइए हम जानेंगे कि सर प्रोसेसिंग इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कई बार
उत्पादन इतना बढ़ जाता है तो प्रोसेसिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए? फर्स्ट एक हॉर्टिकल्चर के फील्ड में बात करें, उद्यानिकी के फील्ड में, तो हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो कैश क्रॉप की तरह होते हैं, कच्चे माल के होते हैं कि उनको ताज़ा खाया जाए। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, उनको ताजे के रूप में उपयोग कर लिया जाए तो ठीक है, अन्यथा वो धीरे धीरे वो ख़राब होने लगते हैं। प्रोसेसिंग से पहले से ही प्रोसेसिंग अपने यहाँ होती आ रही है, जैसे अचार बना लेना, उसका मुरब्बा बना लेना, उसका पापड़ बना लेना, ड्राई फॉर्म में उसको रख लेना, जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो उसी को एक व्यवस्थित तरीके से एक मशीनरी के द्वारा कम समय में अच्छी लाइफ उसकी रहे और साथ में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, वही प्रोसेसिंग है। और प्रोसेसिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो माल खराब, सामग्री खराब हो रही मार्केट में, आपकी जो हॉर्टिकल्चर की फील्ड में बात कर रहा हूँ, मतलब फल सब्जियों की फील्ड में, तो आपने देखा होगा टमाटर जब भी महंगा रहता है तो 50 रुपए किलो रहता है। बिल्कुल सर। और जब मार्च में जब गर्मी बढ़ती है और सारी फसल एक साथ आती है तो 2 रुपए किलो भी हो जाता है। बिल्कुल सर, किसान बहुत उस टाइम पे आप उसके प्यूरी बना के रख सकते हैं जी। तो आप प्यूरी बना के उसको साल भर उसका उपयोग हो सकता है। इसी तरह से टमाटो हैं, सब्जियां हैं, और आज टमाटर से लेके सब्जियां सारी, बैगन, मिर्ची, टमाटर, सारी चीज़ों को सुखा के ड्राई फॉर्म में स्लाइस करके रखा जा सकता है और उसको और बहुत डिमांड है इसकी। बिल्कुल सर। और इसमें एक केवल ड्रायर रहता है, स्लाइसर रहता है और ड्रायर रहता है, और उसको करके ड्राई करके रखा जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका आ गया आपके दलहन, तिलहन, और इसमें नॉर्मली आपकी मूंग 7,000 रुपये कुंटल होगी। बिल्कुल। और उसकी दाल डबल रेट में। बिल्कुल सर। हाँ। केवल उसको दल के और उसकी पैकिंग कर देनी है। तो ये प्राइमरी प्रोसेस हो गई, और उसको दाल बना दी आपने तो उसकी डबल रेट हो गई। तो प्रोसेसिंग से 2 गुने से लेके 4 गुना और 8 गुना तक का उसमें वो अंतर आता है। बिल्कुल। साथियों, आपने देखा भारत सरकार की मंशा है किसानों की आय दुगनी हो, और जब से ये लक्ष्य हमने रखा है कि किसानों की आय दुगनी हो, तब से वर्तमान परिदृश्य अगर हम देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं का बड़े पैमाने पे बदलाव, और इसमें बदलाव के साथ साथ जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं उसमें बदलाव किया जा रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल एरियाओं की, नए नए इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे हैं जहां हमारे युवा जगह को लेकर बड़े बड़े प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जिस युवा के पास में खेतीबाड़ी की ज़मीन बहुत कम है, छोटे छोटे जोत के आकार हैं, हमारे देश में सीमांत कृषक है, तो वो किस तरीके से शुरुआत करें छोटे प्लाटों में, छोटे प्रोजेक्ट के? इसमें ये इसीलिए इसका जो वॉल्यूम रखा है 30 लाख रखा है जिला लेवल पे जी। और हम कृषक नहीं बोल रहे हैं, हम उद्योग धंधे लगाने की बात कर रहे हैं। उद्यमी हम तैयार कर रहे हैं। जी जी। छोटा उद्यमी हो या बड़ा उद्यमी हो, बिल्कुल। छोटा उद्यमी एक बेस तैयार करता है, वो सीखता है। हाँ। और हम इस स्कीम की एक और वो है कि आप पहले आप छोटा उद्योग लगाएं जी, उसको आप रन करें, सीखें, 3 साल तक चलाएं, और उसके बाद एक्सटेंशन कर लें, उसको बढ़ा लें, उसको दोबारा सब्सिडी मिलेगी। साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर, हमें जानना चाहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति अकेले तो ये प्रोजेक्ट ले सकता है, लेकिन आजकल हमारी माता बहनें ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समूह बना के काम कर रही हैं, कुछ जगह FPO हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, तो क्या इसमें कुछ विशेष तरीके का अनुदान है क्या, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार जिनके पास पैसे की कमी हो, वो किस तरीके से ग्रुप बना के काम कर सकते हैं? इसमें 2 महिला समूहों को हम अनुदान भी देते हैं और सहयोग भी करते हैं।
इसमें सीड कैपिटल के रूप में महिला समूह को 40-40 हज़ार रुपये दिए जाते हैं जी। साथ में उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिलवाया जाता है और हम इसको बढ़ावा देने के लिए उनको मार्केटिंग की व्यवस्था भी करते हैं। तो महिला समूह और महिलाओं के लिए इसमें विशेष है कार्यक्रम साथियों, ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारी चर्चा का बार बार विषय भी बन रहा है। हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले उस क्षेत्र में हम ट्रेनिंग लें और बारीकी पहलुओं को समझें। कभी भी प्रोजेक्ट चुनने में हड़बड़ी ना करें, क्योंकि चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा तो हमारी असफलता के चांसेस उतने ही कम होंगे, हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। साथियों, अब तो हो गई देश की बात, आगे हम बढ़ते हैं कि अगर हमारा किसान, हमारा युवा चीज़ों को बना लेता है और एक्सपोर्ट के लिए संभावना तलाशता है कि हम चीज़ों को निर्यात करें, तो सर इसमें किस तरीके की संभावना है? इसमें वो जो हमने अभी जो बात हो रही थी जी, जो बायर सेलर्स मीटिंग जी, वो हम इसीलिए करवाते हैं कि हमारे बड़े से प्रदेश लेवल के पर जो बायर सेलर मीटिंग होती है वो बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं जी। वो आपके प्रोडक्ट को उस लायक इकट्ठा करके, क्योंकि कम्युनिटी ज़्यादा छोटी मात्रा में बाहर नहीं भेजा जा सकता, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कितनी मात्रा में जाना है, वो हमारे बड़े सेलर्स रहेंगे, वो आपसे खरीदेंगे और उसको बाहर भेजेंगे। उससे उनको भी मुनाफा होगा और हमारे जो जिला लेवल पर जो उद्यमी हैं उनको भी उसका अच्छा लाभ होगा। तो ये बायर सेलर मीट्स विदेश में या बाहर एक्सपोर्ट के लिए ही की जाती है। बिल्कुल, ये मेन उद्देश्य है बायर सेलर मीट का। साथियों, आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बायर सेलर मीट का प्रारंभ किया गया है, जिसमें उत्पादक और क्रेता दोनों को जोड़ा जाता है और बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट के लिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी दी जाती है। साथियों, इसी कड़ी में हम जानेंगे कि कई बार सर क्वालिटी को लेके बड़ा इशू होता है कि हमारे भाई लोग उत्पाद भेज तो देते हैं लेकिन क्वालिटी गड़बड़ होने के कारण उनका माल रिजेक्ट हो जाता है, तो वो किस तरीके से क्वालिटी का ध्यान रखें? इसमें जो बायर सेलर मीट होती है वो जो कोई भी कम्युनिटी, जैसे आपका मिल्क के प्रोडक्ट की बात करें जी, तो जो इस मीटिंग में हाँ, इस कम्युनिटी में जो काम कर रहा है वो अपनी बताता है कि हम इस तरह के इस मापदंड के प्रोडक्ट आपसे हम इतनी मात्रा में लेंगे जी, तो आपको उसी मापदंडों को पूरा करेंगे तो आपका चांसेस नहीं होंगे कि आपका माल वापस आए या रिजेक्ट हो। तो ये इस मीटिंगें इसी तरह होती हैं, वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, जिस तरह का उनको माल चाहिए, जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, वो उसकी कमी बेसियाँ आपको बताते हैं कि हमें इस तरह का चाहिए, इसमें ये चीज़ नहीं डालना है, ये चीज़ डालनी है। तो अगर उस पैमाने पे अगर वो खरा उतरता है तब वो आपको इजीली, उनको भी इजीली होगा कि आपसे कलेक्ट करें और बाहर भेज पाएँ। तो वो अपनी कमी वो बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तभी आपके अनुबंध होगा। अनुबंध की शर्तें भी वही होंगी जी, कि हम इस अनुबंध में यही शर्तें होंगी, हम इस तरह का माल आपसे क्रय करेंगे, आपको उसी तरह का माल तैयार करना है, उनको देना है और उसके बाद वो आपसे क्रय करके बाहर भेजेंगे। साथियों, आज सर के माध्यम से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, कृषि संबंधित उत्पाद का, तो बहुत ही अपार संभावना है, क्योंकि भारत आज दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है पूरे विश्व में, मसाला उद्योग में नंबर 1 पे हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया में निर्यात करने वाला देश है। हम अगर और भी उत्पादों को चुनकर इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अगर छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और हमारे युवाओं की आय बढ़ोतरी होगी। या बड़े क्षेत्रों में युवा जो पढ़ लिख कर ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करता है शहरों की ओर, तो पलायन भी रुकेगा और ग्रामीण क्षेत्र में उसको स्वरोजगार करने को मिलेगा। तो साथियों, कार्यक्रम में आज हमने प्रोसेसिंग क्षेत्र में चीज़ों को जाना, योजनाओं के बारे में जाना और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सर, कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। अब प्रत्येक सप्ताह होगी कृषि की समीक्षा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए 4000 केंद्र बने। जायद में लगाएं खीरा और मूंगफली की किस्मों का चयन। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की बेहतरी और कृषि उत्पादन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि कृषि की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा हर सोमवार को की जाएगी। इस समीक्षा में फसलों की स्थिति, मौसम के प्रभाव, रोगों का प्रकोप और उनकी रोकथाम के उपायों पर ध्यान दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसी कारणवश सोमवार को समीक्षा नहीं हो पाती है तो इसे 1-2 दिन आगे या पीछे किया जा सकता है, लेकिन साप्ताहिक समीक्षा का सिलसिला जारी रहेगा। साप्ताहिक समीक्षा में फसलों में रोगों के प्रकोप की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई रोग फैलता है तो राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो रोग की रोकथाम के लिए टीम भेजी जाएगी। इसके अलावा कीटनाशकों की उपलब्धता और उनकी कीमतों की भी समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कीटनाशक और दवाइयां निर्धारित दाम पर उपलब्ध हों और इन पर एमआरपी भी हो। श्री चौहान ने राज्य सरकार से ये आग्रह किया कि वे पेस्टिसाइड्स और दवाइयों के वितरण में नियमों का पालन करें और किसानों को उचित मूल्य पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य हल्दी किसानों की भलाई, नई किस्मों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देना है। बोर्ड का गठन हल्दी की खेती और उत्पादन से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और वैश्विक बाजारों में निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बोर्ड हल्दी के औषधीय और स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता फैलाने के साथ ही इसकी गुणवत्ता और आपूर्ति श्रृंखला को भी बेहतर बनाने के उपाय करेगा। भारत वैश्विक स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। 2023-24 में भारत ने लगभग 3,05,000 हेक्टेयर में हल्दी की खेती कर 10,74,000 टन उत्पादन किया। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 20 जनवरी से शुरू हो गया है। इसके लिए 4,000 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। गत वर्ष 3,800 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गेहूं उपार्जन की तैयारियों की राज्यवार समीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाएं, किसानों को गेहूं उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें, रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल में जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी लगाएं। प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिए मशीन लगाने का प्रस्ताव है। इससे खराब गेहूं की खरीदी रुक सकेगी। जायद की फसल के लिए 15 मार्च तक खीरे की बोवनी किसान भाई कर सकते हैं। नगदी फसल खीरा छोटी जोत के किसानों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया बन रहा है। सभी तरह की मिट्टी में होने वाले खीरे की फसल के लिए किस्मों के चयन जरूरत के मुताबिक किए जा सकते हैं, जिसमें जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट 8, पूसा संयोग, प्रिया पॉइंट सेट, शीतल, कल्याणपुर हरा लंबा, पूसा खीरा, बालम खीरा आदि का चयन किया जा सकता है। किसान भाई खेत की तैयारी कर बोनी के लिए 80 से 85% अंकुरण क्षमता वाला बीज 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। ध्यान रहे, बीज को बोने से पहले 3 ग्राम थायरम दवा से उपचारित जरूर करें। वैज्ञानिक द्वारा सुझाई गई उर्वरक की मात्रा, पर्याप्त सिंचाई के साथ फसल की वैज्ञानिक तरीके से देखरेख करें। फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पौधों को सहारा देने की व्यवस्था करें। बांस बल्ली बांधकर रस्सियों से बेल लटका दें। पौधों में सक्रिय जड़ों के पास 25 किलो गोबर खाद, 160 से 200 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 250 से 300 ग्राम हड्डी का चूरा तथा 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौध डालें। किसान भाइयों को मूंगफली की किस्मों के चयन में कई बार असमंजस की स्थिति बनती है। ऐसे में वैज्ञानिकों से परामर्श और जरूरत के मुताबिक किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। जूनागढ़ 11 यह किस्म 107 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें फलियों की औसत पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तेल की मात्रा 49.9% तक पाई जाती है। यह किस्म विशेषकर ग्रीष्म की खेती के लिए उपयुक्त है।
AK-1224। यह किस्म 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें फलियों की पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 48.5% तक पाई जाती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आज हमने प्रसंस्करण क्षेत्र में कई सारी जानकारी ली। हमारे देश का युवा बिल्कुल इस जानकारी का लाभ उठाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसका पूरा सहयोग देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करेगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज अंक में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।